बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा का जिक्र है। चीन के दूरदराज देहात में 5 चीनी भाई समंदर के किनारे एक छोटे से झोंपड़े में अपनी माँ के साथ रहते थे। वो सब हमशक्ल थे और बिल्कुल एक जैसे ही दिखते थे। उन सब चीनी भाइयों में कुछ ऐसी खुसूसियात थी जो और किसी में नहीं थी। पहला चीनी भाई पूरे समंदर को निगल सकता था। दूसरे चीनी भाई को गर्दन लोहे की थी। तीसरा चीना भाई अपनी टांगें बहुत बहुत दूर तक फैला सकता था। चौथे चीनी भाई को आग नहीं जला सकती थी और पांचवा चीनी भाई अपना सांस बहुत देर तक रोक सकता था। हर सुबह पहला चीनी भाई समंदर पर मछलियाँ पकड़ने जाता था और शाम तक जितनी मछलियाँ पकड़ता था उनको बाजार में जाकर बड़ी अच्छी कीमत पर बेच देता था। एक दिन समंदर पर जा रहा था तो पड़ोसियों का एक लड़का भी उसके साथ हो लिया। उसने बहुत मना किया लेकिन वो बाज नहीं आया। दोनों जब समंदर पर पहुँचे तो पहले चीनी भाई ने एक ही सांस में तमाम समंदर का पानी निगल लिया और समंदर खाली हो गया तो उसमें मौजूद तमाम चीज़ें वाज़ेह हो गईं। लातादाद मछलियों के अलावा समंदर में बेशुमार कीमती खजानों से भरा पड़ा था। लड़का ये सब देखकर दीवाना हो गया और दौड़ा खजाना समेटने के लिए। पहले चीनी भाई ने तो सिर्फ उतनी ही मछलियाँ पकड़ी जितनी वो रोज़ पकड़ता था। उसके बाद वो चाहता था कि समंदर का पानी वापस समंदर में डाल दे। उसने लड़के को आवाज़ दी लेकिन लड़का कभी एक चीज़ उठाता था तो कभी दूसरी की जानिब लपकता। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इधर पहले चीनी भाई ने अपने मुंह में इतना ज़्यादा पानी उठाए उठाए थक गया था। बस बहुत हो गया लड़के, अब वापस आ जा। उसने फिर लड़के को आवाज़ दी लेकिन उसने नहीं सुना। इंतज़ार करके पहला चीनी भाई जब बेहाल हो गया और उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने वो पानी समंदर में उगल दिया और उसके साथ वो लड़का भी पानी में गर्क हो गया। पहला चीनी भाई जब अकेला गांव वापस आया तो गांव वालों ने उससे उस लड़के के बारे में पूछा लेकिन वो कोई जवाब न दे सका। गांव वाले सब समझ गए कि उसने लड़के को मार दिया और उन्होंने अदलिया में जाकर उसकी शिकायत कर दी। सिपाही पहले चीनी भाई को पकड़कर अदालत में ले गए और लड़के के कत्ल के जुर्म में उसको सजाए मौत सुनाई दी गई। हुजूर वाला, क्या मैं आखिरी बार अपनी माँ से मिल सकता हूँ? पहले चीनी भाई ने जज से पूछा। हाँ, इतनी रियायत तुम्हें दी जा सकती है, जज ने कहा। पहला चीनी भाई खुशी खुशी अपने घर गया और अपनी माँ से मिला लेकिन वो वापस नहीं आया बल्कि उसकी जगह दूसरा चीनी भाई जेल पहुंच गया जिसकी लोहे की गर्दन थी। चौक पर तमाम लोग इकट्ठे हो चुके थे। जल्लाद हाथ में तलवार लिए मुजरिम की गर्दन उड़ा देने के लिए तैयार खड़ा था। सिपाही मुजरिम को पकड़कर लाए और उसकी गर्दन शिकंजे पर रख दी। जल्लाद आगे बढ़ा और पूरी कुव्वत से तलवार मुजरिम की गर्दन पर मार दी। दूसरा चीनी भाई मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ। चूंकि उसकी गर्दन लोहे की थी इसलिए तलवार ने उस पर कुछ असर नहीं किया। ये देखकर गांव का हर शख्स सख्त बरहम हुआ और उसको मारने के लिए कुछ और तरीका सोचा जाने लगा। फिर जज ने फैसला किया, उसको समंदर में डालकर मार दिया जाए। अगली सुबह सजा से पहले दूसरा चीनी भाई जज के पास गया। जनाब वाला, क्या सजा से पहले मैं आखिरी बार अपनी माँ से मिल सकता हूँ? हाँ, ये एक रियायत तुम्हें दी जा सकती है, जज ने इजाज़त देते हुए कहा। वो इजाज़त मिलते ही खुशी खुशी अपने घर की तरफ चला लेकिन अगले दिन वो वापस नहीं आया बल्कि उसकी जगह तीसरा चीनी भाई जेल वापस आया जिसकी टांगें लंबी होती जाती थीं।
उसकी सजा की तैयारी होने लगी। सारा गांव समंदर के किनारे जमा हो चुका था। सिपाही उसको कश्ती में बिठाकर समंदर के दरमियान में पहुंच गए, जहां पानी गहरा था, और तीसरे चीनी भाई को उठाकर पानी में फेंक दिया। तीसरा चीनी भाई जब समंदर में गया तो उसकी टांगें लंबी होने लगी, लंबी लंबी और बहुत ज़्यादा लंबी हो गईं कि समंदर की तह पर जा लगी और वो डूबने से बच गया। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर सिपाही और तमाम गांव वाले आग बगोला हो गए। इस बार उन्होंने फैसला किया कि मुजरिम को आग में जलाया जाए। अगली सुबह वो जज के पास गया। हुजूर वाला, क्या मैं आखिरी बार अपनी माँ से मिल सकता हूँ? हाँ, इतनी रियायत तुम्हें मिल सकती है। जज ने ना चाहते हुए भी उसको इजाज़त दे दी। वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ दौड़ा, लेकिन माँ से मिलकर वो वापस नहीं आया, बल्कि उसकी जगह चौथा चीनी भाई वापस आया। गांव वाले चौक पर जमा हो गए। वो सिपाहियों ने आग का एक बहुत बड़ा लावा दिखाया, जिसके शोले आसमान को छू रहे थे। फिर चौथे चीनी भाई को उस आग में धकेल दिया गया। आह, कितना सुकून मिल रहा है, चौथा चीनी भाई मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि उसको आग जला नहीं सकती थी। आग और तेज कर दो, लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर सिपाहियों को कहा, और उन्होंने आग और ज़्यादा तेज कर दी। ओह, बड़ा मज़ा आ रहा है, चौथा चीनी भाई खुशी से बोला। गांव के लोग ये देखकर शेखपा हो गए। फिर उन्होंने फैसला किया कि उसे बदबूदार जगह पर बंद कर दिया जाए, ताकि दम घुटने से वो मर जाए। अगली सुबह चौथा चीनी भाई जज के पास आया। हुजूर वाला, क्या एक आखिरी बार मैं अपनी माँ से मिलने जा सकता हूँ? हाँ, इतनी रियायत तुम्हें दी जा सकती है। जज भी इस बार गुस्से से बोला। इजाज़त मिलते ही चौथा चीनी भाई दौड़ा, लेकिन वो अपनी माँ से मिलकर वापस नहीं आया, बल्कि उसकी जगह उसका पांचवा चीनी भाई आया। सारा गांव चौक पर इकट्ठा हो चुका था। एक बंद कोठरी में बेशुमार बदबूदार और जहरीली जड़ी बूटियां इकट्ठी करके जला दी गईं, और पांचवें चीनी भाई को उस कोठरी में फेंककर ताला लगा दिया गया। सारी रात तजस्सुस में गांव वाले कोठरी के बाहर बैठे रहे। सुबह को जब सिपाहियों ने उसकी लाश निकालने के लिए दरवाज़ा खोला, तो पांचवा चीनी भाई मुस्कुराता हुआ बाहर निकला, क्योंकि वो बहुत देर तक अपना सांस रोक सकता था, इसलिए बदबू से नहीं मरा। लोग ये देखकर हक्का बक्का रह गए। जज आगे बढ़ा और बोला, हमने तुम्हें हर तरीके से मारने की कोशिश की, लेकिन तुम हर बार बच गए। इसका मतलब ये है कि तुम बेगुनाह हो, लिहाजा तुम्हें इस जुर्म से बाइज्जत बरी किया जाता है। अब तुम आज़ाद हो। तमाम गांव वालों ने भी जज की इस बात से इत्तेफाक किया और उसका पीछा छोड़ दिया। वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ दौड़ा, जहां उसकी माँ और चारों भाई उसका इंतज़ार कर रहे थे। उनकी बाकी ज़िंदगी अब खुशी खुशी गुजर रही थी।